चलिए आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं MT-LRC को और उसके बारे में हम लेके चल रहे हैं सीधे आपको डायरेक्ट की तरफ। जरा ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्लासेस में हमने सेक्शन 104 से लेकर के 107 तक पढ़ लिया था, वहां से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जरा ध्यान दीजिए। चैप्टर 9 भू अभिलेख की बात कर रहे हैं। यहाँ पर चैप्टर 9 लैंड रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। सेक्शन 104 में आपने पढ़ा हुआ था, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। नगरीय क्षेत्र में पटवारी हलकों की विरचना तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टरों की विरचना और पटवारियों तथा नगर सर्वेक्षकों की नियुक्ति, इससे संबंधित जो प्रोविजंस हैं आपने लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे। आप सेक्शन जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 104 में ध्यान दीजिए। फॉर्मेशन ऑफ पटवारी हल्कास इन नॉन अर्बन एरियाज एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्टर्स इन अर्बन एरिया एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पटवारीज एंड नगर सेवक्स। सेक्शन 105 में आपने पढ़ा नगरीय क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक वृत्तों की विरचना करना। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्किल इन नॉन अर्बन एरिया। सेक्शन 106 में यहाँ बात की गई है नगरीय क्षेत्रों में राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर इन नॉन अर्बन एरियाज। सेक्शन 107 में आपने पढ़ा ग्राम आबादी, ब्लॉक तथा सेक्टर के नक्शे, मैप्स ऑफ विलेजेस, आबादी, ब्लॉक्स एंड सेक्टर्स। अब हम यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले हैं आगे सेक्शन 108 में बात करेंगे अधिकार अभिलेख की, इनकी रिकॉर्ड ऑफ राइट। ध्यान दीजिए, अधिकार अभिलेख और रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहेंगे जो अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 108 में, वो क्या अमेंडमेंट है। तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। अमेंडमेंट में जो बात की गई है यहाँ पर, ये जो इसको ऐड कर दिया गया, कहाँ कर दिया गया? सेक्शन 108 में जो इसका सब सेक्शन फर्स्ट है और उसके आगे घा जो सरक्लोज है उसमें एक उपखंड एक के स्थान पर ये निम्नलिखित उपस्थापित किया जाए। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के अपने अपने हितों की प्रकृति तथा सीमा और उनसे संलग्न शर्तें या फिर दायित्व आदि कोई हो, ये इसमें इंक्लूड किया गया। तो चलिए हम जरा यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो घा है, घा का जो एक है, ये ऐसे व्यक्तियों के अपने अपने हितों के प्रकार शर्तें तथा दायित्व यदि कोई हो, तो ये न्यू अमेंडमेंट के थ्रू इसमें ऐड किया गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए। अधिकार अभिलेख में सब क्लोज फर्स्ट यहाँ पढ़ रहे हैं आप सेक्शन 108 का। प्रत्येक ग्राम क्षेत्र तथा प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक सेक्टर के लिए अधिकार अभिलेख इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा तथा रखा जाएगा और ऐसे अभिलेख में निम्नलिखित विशिष्टियां सम्मिलित की। तो देखिए कहाँ रखा जाएगा। सबसे पहले इसको ज्यादा ध्यान दीजिए। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 108 का सब क्लोज नंबर फर्स्ट। इसमें कहा गया कि प्रत्येक ग्राम क्षेत्र तथा प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के जो प्रत्येक सेक्टर के लिए एक अधिकार अभिलेख इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा और उसमें क्या क्या विशिष्टियां होंगी उसके बारे में यहाँ बात की है। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा एक नजर डाल लीजिए। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 108 रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। सब क्लोज फर्स्ट में कहा गया अ रिकॉर्ड ऑफ राइट सेल इन अकॉर्डेंस विद रूल्स मेड इन दिस बिहाफ बी प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन फॉर एवरी विलेज एरिया एंड फॉर ईच सेक्टर और एवरी अर्बन एरिया एंड सच रिकॉर्ड सेल इंक्लूड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कौन कौन से होंगे?
वो यहाँ पर जो हम ए में पढ़ने वाले हैं, ए से लेकर के ये जो घ तक यहाँ दिए गए हैं इन सबको, उसमें ये विशिष्टियां होंगी, इनकी रिकॉर्ड जो होंगे पर्टिकुलर कौन कौन से ऐड किए जाएंगे हेड, उनके बारे में बात की गई। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहाँ पर एक नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि समस्त भूमियों के नाम, भूमि स्वामी जो रहेंगे उनके नाम और उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्यांकों तथा भूखंड संख्यांकों तथा वह प्रयोजन जिसके लिए वे उपयोग किए जा रहे हैं और उनके क्षेत्रफल तथा कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की दशा में सिंचाई की स्थिति सहित। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या, समस्त भूमि स्वामियों के नाम, किस किस के नाम पर वो भूमियां हैं गांव में उनके। फिर अगली बात की गई उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्यांक, जो सर्वेक्षण नंबर होता है वो, और भू संख्यांकों, जो भूखंड संख्यांकों तथा वह प्रयोजन जिसके लिए वे उपयोग किए जा रहे हैं। किसके लिए वो भूखंड उपयोग किए जा रहे हैं? मान लीजिए कोई खेती किसी के नाम है तो वो किस पर्पज के लिए उपयोग की जा रही है, खेती के लिए की जा रही है या किसी अदर कार्य के लिए की जा रही है, तो वो सब यहाँ पे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके ये लोग रखेंगे। देखिए जरा ध्यान दीजिए, और कहा गया और उनके क्षेत्रफल तथा कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की दशा में, अगर कृषि के लिए उपयोग की जा रही तो सिंचाई की स्थिति क्या है, कैसे सिंचाई हो रही है, और उसके संबंध में यहाँ पर ये सारे लेखा जोखा वहां पर बना करके रखा जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिए नंबर पर। कहा गया द नेम्स ऑफ ऑल भूमि स्वामी टुगेदर विद सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर, उनका सर्वे नंबर क्या है और प्लॉट नंबर क्या है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड रहेंगी। हेल्ड बाय देम एंड पर्पस फॉर विच दे आर बीइंग यूज्ड and their area and status of irrigation in case of land use for agriculture। अगर यहाँ पर इरिगेशन का काम हो रहा है तो वहां पर उसका स्टेटस देखना होगा किस चीज के लिए, कि वहां पर सिंचाई कैसे हो रही है, और ये सारी चीजें रिकॉर्ड मेंटेन की जाएंगी। किसमें मेंटेन की जाएंगी? आप क्या पढ़ रहे हैं? अधिकार अभिलेख, यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, खा नंबर पे यहाँ पे नजर डालते हैं। देखिए यहाँ बात की गई है समस्त सरकारी पट्टेदारों के नाम तथा पट्टेदारों के ऐसे वर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्यांकों या भूखंड संख्यांकों तथा वह प्रयोजन जिसके लिए उनका उपयोग किया जा रहा हो तथा उनके क्षेत्रफल और कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की दशा में सिंचाई सहित, सिंचाई की स्थिति सहित। देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बात की गई, समस्त सरकारी पट्टेदारों के नाम, जो सरकारी पट्टेदार हैं उनके नाम तथा ऐसे पट्टेदारों के ऐसे वर्ग जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। वो तो ऊपर हमने पढ़ा था जो भूमि स्वामी है, का में हमने क्या पढ़ा था, जो भूमि स्वामी है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। अब यहाँ पर किसका करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो का में हमने भूमि स्वामी के बारे में पढ़ा, और का में यहाँ पर रिकॉर्ड की बात की गई समस्त सरकारी पट्टेदारों और ऐसे पट्टेदारों वर्ग जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाए। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गा में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ग्राम की आबादी में अधिभोग रखने वाले समस्त व्यक्तियों या यथास्थिति नगरीय क्षेत्रों में ऐसी भूमि में अधिभोग रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम जो कि ऐसे नगरीय क्षेत्र के गठन के पूर्व ग्राम की आबादी थी, भूमि में उनके हित की प्रकृति, उनके द्वारा धारित भूखंड संख्यांकों तथा वह प्रयोजन जिसके लिए भूमि उपयोग में लाई जा रही हो इसका सहित। तो यहाँ कहा गया क्या, ग्राम आबादी में अधिभोग में रखने वाले समस्त व्यक्तियों और यथा परिस्थिति, जो यथा स्थिति है नगरीय क्षेत्र में ऐसी भूमि में अधिभोग रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, ये यहाँ पर मेंटेन करने होंगे। और दूसरा कि जो नगरीय क्षेत्र के गठन के पूर्व जो ग्राम की आबादी थी, भूमि में उनके हित की प्रकृति किसकी थी, और उनके द्वारा धारित जो भूखंड है संख्यांक, जो भूखंड संख्यांक है वह किस प्रयोजन के लिए भूमि में उपयोग में लाई जा रही है,
इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा नजर डाल लीजिएगा। द नेम्स ऑफ ऑल पर्सन ऑक्यूपाइंग द आबादी ऑफ द विलेज और इन अर्बन एरिया ऑल पर्सन ऑक्यूपाइंग द लैंड विच वॉज आबादी of a village before the constitution of such urban area, as the case may be, along with the nature of their interest in land, plot number held by them, and purpose for which the land is being used. तो किस पर्पज के लिए लैंड यूज की जा रही वो, और यहाँ पर किस किस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है आबादी में, उन सब के नाम उनके रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। घा में जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा या किसी अधिनियमित के अधीन अधिकृत व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार या केंद्र सरकार के निर्देश के अधीन किसी व्यक्ति को समनुदेशित की गई या दी गई भूमि में हित की प्रकृति तथा उसकी सीमा निम्न सहित। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कहा गया, या तो राज्य सरकार के द्वारा या किसी अधिनियमित के अधीन अधिकृत व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार या केंद्र सरकार के निर्देश के अधीन किसी व्यक्ति को समनुदेशित की गई है या दी गई कोई भूमि है, तो उसकी प्रकृति क्या है, उसकी सीमा क्या है, उन सब का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। जैसे नंबर 1 पे जरा नजर डालिए। ऐसे व्यक्तियों के अपने अपने हितों के प्रकार और शर्तें तथा दायित्व यदि कोई हो जो सरकार ने इम्प्लाइड की हो। दूसरा यहाँ बात की गई कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा देय भू राजस्व या भू भाटक आदि कोई हो। और तीसरा बात की गई है यहाँ पर अन्य विशिष्टियां जो कि विहित किए जाएं। तो अगर सरकार के द्वारा किसी को कोई भूमि दी गई है, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा दी गई हो केंद्र सरकार के द्वारा, तो किन किन व्यक्तियों को दिए गए, किसके नाम पर है, शर्तें क्या हैं उनकी, और अगर वो कोई राजस्व चुकाते हैं या कोई भू भाटक चुकाते हैं, कोई किराया वगैरह वो, या कोई अन्य विशिष्टियां हो, वो सब यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन की जाएंगी। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बात की गई है, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 108। अब यहाँ पे जरा देखिए सेक्शन 108 का आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं डी, और डी कौन सा है यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन 108 का सब क्लोज ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट का आप यहाँ पे डी की स्टडी कर रहे हैं, तो डी में जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट इन लैंड असाइन और ग्रांटेड टू एनी पर्सन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसके द्वारा किया गया स्टेट गवर्नमेंट, और बाय द पर्सन ऑथोराइज अंडर एनी इनेक्टमेंट और डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद, या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी को कोई भी अगर भूमि दी जाती है तो वो किस पर्पज के लिए दी गई है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, कोई रेवेन्यू चुकाते हैं तो उसके लिए, या कोई अदर पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब कोई टर्म्स एंड कंडीशन की गई तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन एंड द कंडीशंस और लाइबिलिटीज इफ एनी। सेकेंड में देखिए क्या कहा गया, द लैंड रेवेन्यू और लीज रेंट पेबल, या तो लैंड रेवेन्यू पे करते हो या फिर कोई लीज पर ली गई हो तो लीज रेंट जो पे करते हैं वो, बाय सच पर्सन इन एनी एंड। और फिर यहाँ बात की है थर्ड पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब, या जो भी अदर पर्टिकुलर हो वो प्रेस्क्राइब किए गए हों। सब क्लोज नंबर 2 पर एक नजर डालिए। यहाँ बात की गई है कि उपधारा 1 में वर्णित अधिकार अभिलेख राजस्व सर्वेक्षण के दौरान या जब कभी भी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा निर्देश दे तैयार किया जाएगा। तो देखिए कहा गया, द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मेंशन इन सबसेक्शन फर्स्ट shall be prepared during a land survey or whenever the state government may by notification so directed। जो स्टेट गवर्नमेंट जैसा भी नोटिफिकेशन में डायरेक्शन दे उसके अनुसार से तैयार किए जाएंगे। इस सेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सेक्शन 108 था, इसका थोड़ा सा एक बार समरी ध्यान दीजिएगा। कौन से आप राइट्स की बात कर रहे हैं, अधिकार अभिलेख की, सेक्शन आप 108 पढ़ रहे हैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट, और यहाँ कहा गया कि किस जो भूमि को धारित किए हुए किसी भी रूप से भूमि स्वामी बना हो या भूमि को उपयोग में लिया जा रहा है, तो कार नंबर पे यहाँ पे देखा उनका सबका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। और किन लेवल पर किया जा रहा है, ग्राम के लेवल पर,
नगरीय क्षेत्र में और सेक्टर में कौन से जो समस्त भूस्वामी हैं वो, और खा में यहाँ बात की गई जो पट्टेदार थे, पट्टेदारों के लिए ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। तीसरी यहाँ बात की गई जो ग्राम की आबादी उसमें कोई अधिभोग रखने वाले हैं। डी में जो बात की गई राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किसी को भूमि दी गई है उसके प्रोविजंस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए। चलिए यहाँ पे सेक्शन 109 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ बात की गई अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट की जाएगी। कोई भी अगर अधिकार किसी को मिले हुए हैं नहीं तो उनकी क्या होगी, रिपोर्ट की जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिए कहाँ पर रिपोर्ट की जाएगी, कहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन होगा। कहा गया सेक्शन 109 में एक्विजिशन ऑफ राइट्स टू बी रिपोर्टेड, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट की जाएगी। सब क्लोज नंबर आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं सेक्शन 109 और सब क्लोज नंबर फर्स्ट। यहाँ पे नजर डालिए। कोई भी व्यक्ति जो भूमि में कोई अधिकार या हित विधि पूर्वक अर्जित करता है, अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित किए जाने की रिपोर्ट ऐसे अर्जन की तारीख से 6 मास के भीतर विहित प्रारूप में देगा। कितने महीने के भीतर, यहाँ टाइम पीरियड को जरा ध्यान दीजिएगा। 6 मंथ की बात की गई कि विद इन 6 मंथ, जिस दिन से उसने अर्जन किया है उसकी इंफॉर्मेशन 6 मंथ में यहाँ पर देना होगा। और कैसे, विहित फॉर्मेट में, मतलब जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में उसको वहां पे सबमिट करना हो। जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सेक्शन 109 सब क्लोज नंबर फर्स्ट। Any person lawfully acquiring any right or interest in land shall report his acquisition of such right within 6 months from the date of such acquisition in from prescribed। जिस डेट को उसने कोई भी राइट्स या कोई इंटरेस्ट एक्वायर किए हुए हैं, तो जिस दिन से इंटरेस्ट वो किया हो उससे विद इन 6 मंथ उनको एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन भेजनी होगी, इनकी रिपोर्ट करना होगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, का नंबर में ध्यान दीजिए। नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि की दशा में, अगर नगरेतर क्षेत्र है, पटवारी को या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या तहसीलदार को इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जो रिपोर्ट का मतलब है उसका मतलब है इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन 109 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 109 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का ए। यहाँ पर क्या बात की गई है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी भूमि में अपना हित प्राप्त किया है, कहीं से उसे मिली हुई है, तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन किसको देगा? तो कहा गया यहाँ पर ए में जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, टू द पटवारी। कब? और एनी पर्सन ऑथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो पटवारी को देंगे या फिर राज्य सरकार ने किसी को इस पर्पज के लिए घोषित किया हो, ऑथराइज किया हो, जो ये काम कर रहा हो, उस व्यक्ति को इंफॉर्मेशन देंगे। कहा इन दिस बिहाफ, और तहसीलदार पटवारी को या जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है, ऑथराइज किया गया, उस अधिकारी को इन केस ऑफ लैंड सिचुएटेड इन नॉन अर्बन एरिया। तो नॉन अर्बन एरिया कौन सा होता है? जो गांव होता है। अर्बन एरिया क्या होते हैं? जो शहरी क्षेत्र होता है। तो कहा गया है अगर जमीन कहीं पर भी नॉन अर्बन एरिया में किसी ने एक्वायर की हुई है और या उसमें कोई उसको हित मिला है, तो उसकी इंफॉर्मेशन किसको देंगे? पटवारी को, तहसीलदार को, या फिर राज्य सरकार के द्वारा जिसको भी ऑथोराइज किया हो उसको तक इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी। हाँ में जरा ध्यान दीजिए। नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि की दशा में, अगर शहर में कोई क्षेत्र नगर में हो तो कहा जाए नगर सर्वेक्षक को या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या तहसीलदार को इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे बी में, टू द नगर सेवक और एनी पर्सन ऑथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, और तहसीलदार इन केस ऑफ लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया। अगर वो अर्बन एरिया में सिचुएटेड है तो वहां पर किसको दी जाएगी इंफॉर्मेशन इसके बारे में? नगर सेवक को या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिसको ऑथराइज किया गया उसको, या फिर तहसीलदार को। पर यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, कहा गया परंतु जब अधिकार अर्जित करने वाला व्यक्ति अवयस्क हो या फिर अन्यथा निर्हित हो। एक तो देखिए अवयस्क की बात होगी, बात क्लियर हो गई कि जिसकी एज 18 साल से कम हो, या फिर अन्यथा निर्हित हो, जैसे कोई पागल हो या कोई और डिसेबिलिटीज हो जिसकी वजह से वो उसकी प्रकृति को नहीं समझ पा रहा हो और उसने कोई अपना अधिकार अर्जित किया हो, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा?
तो उसका संरक्षक या ऐसा अन्य व्यक्ति जो उसकी संपत्ति का भार साधक हो। तो जो भी संरक्षक हो या उसकी संपत्ति का जो भार साधक हो, पटवारी या नगर सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति या तहसीलदार को ऐसी रिपोर्ट करेगा। किस किस को कर सकता है, देखो जरा ध्यान दो। किसके बारे में, अवयस्क हो या कोई निर्वृत्त व्यक्ति हो, उसके संबंध में उसका जो संरक्षक है, कौन कौन कर सकता है, उसका संरक्षक या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जो उसकी संपत्ति का भार साधक हो, वो कर सकता है। अब किसको करेगा, इसके बारे में जरा ध्यान दीजिए। पटवारी को, किसको, पटवारी को, और यहां पर या फिर नगर सर्वेक्षक को, और या फिर जो अधिकृत व्यक्ति गवर्नमेंट के द्वारा किया गया उसको, या फिर तहसीलदार को। देखो कितने लोगों को रिपोर्ट कर सकते हैं, नंबर 1 पटवारी, और नंबर 2 नगर सर्वेक्षक, नंबर 3 कोई भी जो अधिकृत व्यक्ति हो, और चौथा पॉइंट है तहसीलदार। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी नजर डालिए एक बार। कहा गया प्रोवाइडेड दैट व्हेन द पर्सन एक्वायरिंग द राइट इज अ माइनर और इज अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड, या कोई डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, तो फिर क्या कहा गया यहाँ पे, हिज गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग चार्ज ऑफ हिज प्रॉपर्टी शैल मेक द रिपोर्ट। तो वो रिपोर्ट किसको करेगा, तो पटवारी और नगर सेवक और द पर्सन ऑथोराइज और द तहसीलदार। तो देखिए वही 4 पॉइंट है यहाँ पर, तो इनको इंफॉर्मेशन देनी होगी। स्पष्टीकरण पर एक बार नजर डालिए। यहां बात की गई है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक जो स्पष्टीकरण नंबर 1 है उस पर ध्यान देता। ऊपर वर्णित किए गए अधिकार के अंतर्गत कोई सुखाचार या संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 100 में निर्दिष्ट किए गए प्रकार का कोई ऐसा भार जो बंधक की कोटि में नहीं आता है, वो नहीं है। सुनो देखो क्या कहा गया कि जो सेक्शन 100 है, ऊपर वर्णित किए गए अधिकार के अंतर्गत कोई भी सुखाचार समझते हो जो बहुत दिन से उसको यूज कर रहा हो और उसको कोई राइट्स मिल जाए उसको यूज करने के लिए, या फिर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की बात कर रहे हैं कि धारा 100 में यानी कि 100 में विनिर्दिष्ट किए गए प्रकार का कोई ऐसा भार जो बंधक की कोटि में नहीं आता है, जो बंधक की कोटि में नहीं आता है वो नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पर, जो इंग्लिश मीडियम के ध्यान देंगे। द राइट मेंशन अबव डज नॉट इंक्लूड एन ईसमेंट, ऐसा कोई भी राइट है जो ईसमेंट में इंक्लूड नहीं है, और अ चार्ज नॉट अमाउंटिंग टू अ मॉर्गेज, जो कि मॉर्गेज में नहीं आता है, ऑफ द काइंड स्पेसिफाई इन सेक्शन 100, जो कि सेक्शन 100 में डिफाइन किए गए हैं, ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। स्पष्टीकरण नंबर 2 पर जरा एक बार नजर डालिए। यहाँ बात की गई कोई ऐसा व्यक्ति जिसके की पक्ष में किसी बंधक का मोचन हो जाए, मोचन मतलब रिलीज हो जाए या भुगतान कर दिया जाए, या किसी पट्टे का पर्यवसान हो जाए, यानी कि जो पट्टा था, पट्टा अब खत्म हो रहा है, उसका जो ड्यूरेशन था वो खत्म हो रहा है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अधिकार अर्जित करता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए कहा गया अ पर्सन इन हुज फेवर अ मॉर्गेज इज रिडीम, उसके फेवर में कोई मॉर्गेज था वो रिडीम हो गया है, और पेड ऑफ और अ लीज इज डिटरमाइंड एक्वायर्स अ राइट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन में जो मीनिंग है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी ने कोई बंधक किया हो और उस बंधक का मोचन हो जाए, मतलब समझिए किसी ने जमीन गिरवी रख दी हो, गिरवी इसको एक मान लेते हैं, बंधक सेक्शन 58 में दिए गए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, तो बंधक का मतलब ये होता है कि जमीन को रख करके उसके बदले में कुछ पैसे धन संपत्ति ले लेना, ऐसा ये मॉर्गेज में कहा जाता है। तो मॉर्गेज की अगर डेफिनेशन में यहाँ देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग ये कि अगर कोई बंधक समाप्त हो रहा हो, मान लो उसने कहा कि 1 साल के लिए आप हमारी जमीन रख लीजिए, बंधक के कुछ प्रकार बताएगा, उनमें से कुछ भी ऐसा हो सकता है, कहा गया आप हमारी ये जमीन रख लीजिए, इसके बदले मुझे 50,000 रुपीज दे दीजिए, और बस 1 साल के लिए मैं आपके पास रख रहा हूँ, 1 साल में आपके ये पैसे पड़ जाएंगे, तो ये मेरी संपत्ति मुझे वापस कर दीजिएगा। तो 1 साल के लिए यहाँ पर किराए पे इसको दे देना, तो ये क्या कर दिया, बंधक कर दिया यहाँ पे। अब ये बंधक 1 साल के बाद क्लोज हो रहा है, इसके बाद ये संपत्ति उस व्यक्ति पर वापस से ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा कि अगर ऐसा भी कुछ होता है या कोई पट्टा किया गया था और पट्टा खत्म हो रहा है, फिर से संपत्ति उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी जो मालिक है, तो फिर वो भी यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी अधिकार उसके अंतर्गत अर्जित करता है वो, तो भी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको इंक्लूड माना जाएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा स्पष्टीकरण नंबर 3 पर, इसमें कहा गया कि इस धारा के अधीन
दी जाने के लिए अपेक्षित लिखित प्रज्ञापना या तो संदेश वाहक की मार्फत दी जा सकेगी या व्यक्ति से सौंपी जा सकेगी या रजिस्ट्री के डाक द्वारा भेजी जा सकेगी या ऐसी अन्य रीति में भेजी जा सकेगी जैसा कि विहित किया जाए। देखिए कहा गया इस धारा के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित लिखित की प्रज्ञापना मतलब जो इन्फॉर्मेशन अगर भेजना हो तो कैसे भेजी जा सकती है, या तो कोई संदेश वाहक की मार्फत दी जा सकेगी या व्यक्ति स्वयं जाकर के दे, रजिस्ट्री के डाक द्वारा भेजी जा सकेगी या किसी अन्य रीति से जैसा कि विहित किया जाए। अगर यहाँ पर राज्य शासन के द्वारा कुछ भी प्रेस्क्राइब किया गया तो उस मेथड से भी किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पर एक बार नजर डालिए जो इंग्लिश मीडियम के। देखिए कहा गया इंटीमेशन इन राइटिंग required to be given under this section may be given either through a messenger, या तो मैसेंजर के थ्रू दे सकते हैं या हैंडेड ओवर। नेक्स्ट बात की गई इन पर्सन और हैंडेड ओवर इन पर्सन और मे बी सेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय सच अदर मीन्स एज मे बी प्रेस्क्राइब, या किसी भी अदर तरीके से भी ऐसा किया जा सकता है। स्पष्टीकरण नंबर 4 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया इस धारा के प्रयोजन के लिए अन्यथा निर्हित में सम्मिलित है निःशक्त जन। अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2 के खंड धा में जो डिफाइन किया गया वो यथा परिभाषित निःशक्त जन है। तो निःशक्त जन की यहाँ डेफिनेशन स्पष्टीकरण नंबर 4 में कहा गया कि निःशक्त जन हम किसको मानेंगे, तो उसके संबंध में यहाँ पर बात की गई कि निःशक्त जन हम उनको मानेंगे जो निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 बना है उसकी जो धारा है 2 के धा में उसको परिभाषित किया गया और उनको हम निःशक्त जन की डेफिनेशन या स्पष्टीकरण नंबर जो 4 में डिफाइन की गई है इस सेक्शन के पर्पज से सेक्शन 109 आप जो पढ़ रहे हैं इसके पर्पज के लिए इस एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई उनको हम लोग मानेंगे कि ये निःशक्त जन है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 जो इंग्लिश मीडियम के वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन कहा गया अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड, अन्यथा कोई डिस्क्वालिफाइड पर्सन हो, includes the person with disability as defined in clause of section 2 of the right of person with disabilities act 2016। कहा गया जो सेक्शन 2 का जो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में जो डिफाइन किए गए उनको हम लोग मान लेंगे कि अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड पर्सन है ये, और वही जो डेफिनेशन वहां है वही डेफिनेशन यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी। चलिए जरा ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सब क्लोज नंबर 2 पर एक बार नजर डालिए। देखिए सब क्लोज नंबर 2 जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 109 और सब क्लोज नंबर 2। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ कहा गया कि जब कोई दस्तावेज जिसके की द्वारा ऐसी भूमि जो कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है, किस प्रयोजन के लिए? कृषि प्रयोजन के लिए, या जिसके संबंध में एक खसरा तैयार किया जाता है, या तो भूमि लाई जाती है उपयोग में या कोई खसरा तैयार किया जाता है, कोई हक या उस पर कोई भार सृजित किया जाना, समनुदेशित किया जाना या फिर निर्वापित किया जाना तात्पर्य हो, तो फिर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 जो एक्ट नंबर 16 है के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाती है। तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस क्षेत्र पर जिसमें भूमि स्थित है, तो फिर क्या होगा देखिए जरा। अधिकारी उस क्षेत्र पर जिसमें भूमि स्थित है अधिकारता रखने वाले तहसीलदार को ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाए प्रज्ञापना भेजेगा। मीन्स इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, रिपोर्ट करेगा। कैसे करेगा देखिए, किन पर्पज के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 109 सब क्लोज नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि जब कोई ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा ऐसी भूमि जो कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है, पर्पज के लिए कृषि प्रयोजन के लिए, या फिर कहा गया कि जिसके संबंध में एक खसरा तैयार किया गया है और कोई हक या उस पर कोई भार सृजित किया जाना है, तो उस पर कोई हक किसी को देना है या फिर उस पर कोई भार लगाना, चार्ज लगाना, जिसके कोई पेंडिंग बचा हुआ जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो फिर उसके बारे में या देखिए समनुदेशित किया जाना या फिर निर्वापित किया जाना तात्पर्य हो, तो या तो उस पर लगाया जाना हो या उससे हटाया जाना हो, तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाती है। तो रजिस्ट्रीकरण जो अधिकारी है वहां पर, जो रजिस्ट्रार जिसको कहा जाता है, वो अधिकारी जो है
उस क्षेत्र में जहां पर भूमि स्थित है, तो इसकी इंफॉर्मेशन किसको दी जाएगी? वहां पर अधिकारता रखने वाले तहसीलदार को इंफॉर्मेशन ये भेजी जाएगी। और कैसे फॉर्मेट में? जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाए। जो इंग्लिश मीडियम के थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहा गया व्हेन एनी डॉक्यूमेंट purporting to create, assign or extinguish any title to or any charge on land use for agricultural purpose or in respect of which a खसरा has been prepared, उसके लिए खसरा बनाया जाता है। और अगर उसके लिए खसरा बनाया जा रहा है, और देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, is registered under the Indian Registration Act 1908, तो द रजिस्टरिंग ऑफिसर shall send intimation to the तहसीलदार। तो जो रजिस्टर ऑफिसर है वो किसको इंटीमेशन भेजेगा? तहसीलदार। जो हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर द एरिया, जिसकी जो ज्यूरिडिक्शन है उस एरिया पर हो, इन विच द लैंड इज सिचुएटेड इन सच फॉर्म एंड एट सच टाइम्स एज मे बी प्रेस्क्राइब। अब जैसे कि प्रेस्क्राइब फॉर्म जो बनाया जाए उसके अनुसार यहाँ पर भेजी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि कोई भी जिसके लिए खसरा बनाया गया हो और रजिस्टर्ड किया गया हो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसकी इंफॉर्मेशन और इस पर कोई भी लायबिलिटी लगानी हो, इस पर कोई चार्ज लगाना हो, तो इस पर्पज की कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो किसको भेजी जाएगी? तहसीलदार को। कौन भेजेगा? जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो। सब क्लोज नंबर 3 पर एक बार नजर डालिए। देखिए ध्यान दीजिए, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 109। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन 109। और सब क्लोज कौन सा है? 3। तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। आगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकारों, हित या दायित्वों का इस अध्याय के अधीन किसी अभिलेख या रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अपेक्षित हो। कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अधिकारों की बात की गई, हित की बात की गई और दायित्व की बात की गई, लायबिलिटीज का, और इस अध्याय के अधीन किसी अभिलेख या रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना हो, तो जो उसमें प्रविष्ट किए जा चुके हैं किसी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक और या फिर पटवारी की जो अभिलेख या रजिस्टर का संकलन करने या उसको संशोधित करने में लगा हो। कौन कौन देखो अधिकारियों के नाम यहाँ पे दिए गए। पहला, राजस्व कोई अधिकारी हो, कोई राजस्व निरीक्षक हो, नगर सर्वेक्षक हो या फिर पटवारी हो, जो अभिलेख या रजिस्टर का संकलन करने के लिए उसको काम कर रहा हो उसके लिए। तो क्या कहा गया यहाँ पर? लिखित अध्यपेक्षा पर इस बात के लिए आबद्ध होगा कि वह उस अभिलेख या रजिस्टर के सही संकलन या संशोधित के लिए आवश्यक समस्त ऐसी जानकारी या दस्तावेज जो उसकी जानकारी में या उसके कब्जे या अधिकार में हो, ऐसी अध्यपेक्षा की जाने की तारीख से 1 मास के भीतर उसके निरीक्षण के लिए दे या पेश करे। प्रस्तुत की गई जानकारी या पेश किए गए दस्तावेज की लिखित अभिस्वीकृति व्यक्ति को दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिए, क्या कहा गया शुरू से कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अधिकारों, हितों और दायित्वों का इस अध्याय के अधीन किसी अभिलेख या किसी रजिस्टर में प्रविष्टि करना है। और वहां पर कौन प्रविष्टि कर रहा है? ये कोई राजस्व अधिकारी कर सकता है, राजस्व निरीक्षक कर सकता है, नगर सर्वेक्षक हो या पटवारी हो। और जो कोई व्यक्ति जो रजिस्टर का संकलन कर रहा हो वहां पर, तो उसको संशोधित करने में लगा हो, तो उससे ये अपेक्षा की जाए कि जो सही है वो सारी चीजों की जानकारी इसमें ऐड की जाए जिसके कब्जे में है, जिसके अधिकार में है। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहा गया एनी पर्सन हुज राइट, इंटरेस्ट और लाइबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू बी और हैव बीन एंटर्ड इन एनी रिकॉर्ड और रजिस्टर अंडर दिस चैप्टर। जो इस चैप्टर में प्रेस्क्राइब किए गए हैं उनमें से कहीं पर भी अगर उसकी एंट्री करनी हो तो क्या उसका कोई इंटरेस्ट हुआ या फिर कोई लाइबिलिटीज आई हैं या कोई भी जो रिक्वायर्ड की गई हो, वो सब इसमें एंट्री करने के लिए किसमें, रिकॉर्ड में या फिर किसी रजिस्टर में जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब किया गया हो। फिर कहा गया कि शैल बी बाउंड ऑन द रिक्वेशन इन राइटिंग ऑफ एनी रेवेन्यू ऑफिसर और या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर या फिर नगर सेवक या फिर पटवारी engage in complying or
revising the record or register to furnish or produce for his inspection within 1 month। कितने टाइम पीरियड में? 1 महीने में ऐसे सभी चीजों को रिकॉर्ड में मेंटेन करेगा। कौन करेगा? ये जो ऊपर अधिकारी बताएगा, रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, और यहाँ पर ये नगर सेवक या फिर पटवारी या जो भी इससे रिलेटेड ऑफिसर हो वो। अच्छा ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिक्वेसाइन, जिस डेट से ये अधिकार जो अर्जित किए गए हैं या कोई भी अधिकार वहां जनरेट हुआ है उस डेट से, सच इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर द करेक्ट completion or revision thereof as may be within his knowledge or in his possession or powers, जो भी उनके पोजीशन में हो, जो उनके पावर शक्ति में हो और जो उनकी नॉलेज में, वो सभी चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड में मेंटेन की जाएंगी। देखिएगा, ध्यान दीजिए, आर रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस शैल बी गिवन टू द पर्सन। तो इसकी एक्नॉलेजमेंट और जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ प्रोड्यूस किए गए, फर्निश किए गए, उसकी इंफॉर्मेशन किसको भी, उस पर्सन को भी दी जाएगी। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर पॉइंट्स में आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 109 और सब क्लोज 4। देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति जो निर्दिष्ट की गई काला अवधि के भीतर, कोई भी जो समय है जो प्रेस्क्राइब किया गया है वो, उसके भीतर उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित की गई रिपोर्ट करने में, उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित की गई जानकारी देने में या दस्तावेज पेश करने की उपेक्षा करेगा तो वह तहसीलदार के स्वविवेक पर 5,000 रुपये से अधिक की शास्ति का दायी होगा। तो कितने का? 5,000 रुपये से अधिक, यानी 5,000 रुपये तक का यहाँ पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहा गया, एनी पर्सन नेग्लेक्टिंग टू मेक द रिपोर्ट रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन फर्स्ट, अगर सबसेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन अगर फेल होता है रिपोर्ट करने में और जो प्रेस्क्राइब टाइम है, और फर्निश द इंफॉर्मेशन और प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स, कोई जो इंफॉर्मेशन की बात की गई वो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करने की बात हो वो, इससे रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन 3, जो कि सबसेक्शन 3 में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, विदिन द पीरियड स्पेसिफाइड देयर इन शैल बी लायबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द तहसीलदार। तहसीलदार का जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, टू पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज। कितने से? 5,000 रुपये से अधिक की जुर्माना नहीं होगा, तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। और ये किसने रहेगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ द तहसीलदार, जो कि तहसीलदार का डिस्क्रिप्शन रहेगा कि कितनी पेनल्टी लगानी। चलिए सब क्लोज नंबर 5 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर बात की गई कि इस धारा के अधीन किसी अधिकार अर्जन से संबंधित किसी ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो निर्दिष्ट की गई कालावधि के पश्चात प्राप्त हुई हो, तो धारा 110 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो सेक्शन 110 दिया गया, इसमें कहा गया भू अभिलेखों में अधिकार अर्जन बाबत नामांतरण। तो जब भी कोई किसी का जो जमीन होती है, अगर उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो उसके नाम पर उसको ट्रांसफर कर दी जाती है। ये सेक्शन 110 में यहाँ पर प्रोविजन इसके दिए गए हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए कहा गया, एनी रिपोर्ट रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ एनी राइट अंडर दिस सेक्शन रिसीव आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड शैल बी डील्ड विद अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 110। तो ये क्या है? देखिए, जब ये पूरी टर्म्स कंडीशन 109 की जो सब क्लोज फर्स्ट का और सब क्लोज 2 से लेकर के पूरे 5 तक की टर्म्स कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो जिस व्यक्ति ने भी एक्वायर की हुई है तो उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे पहले किसी और दूसरे के नाम पर, मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति पर थी, बाद में जाकर के ये ट्रांसफर हो गई बी नाम के व्यक्ति पर, तो ये ए से बी तक ट्रांसफर की जो प्रोसेस है वो ये प्रोसेस सेक्शन 109 के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर कैसे नामांतरण होगा ये सेक्शन 110 में यहाँ पर डिफाइन किया गया, ये हम लोग पढ़ेंगे कल। इससे रिलेटेड किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज बताइए। नहीं?